नमस्कार मेरे प्यारे शेरनियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इस चैप्टर का भाई बिल्कुल सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि बच्चों, जो क्वेश्चन बैंक के आपका ओल्ड है, बट यहाँ से 2024 के अंदर क्वेश्चन बने हैं काफी सारे, और 2025 के अंदर भी क्वेश्चन बनेंगे। और आप सभी को पता है आपकी भाई एग्जाम डेट शीट आ चुकी है, फरवरी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो हर एक लेक्चर को, हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको हमारे चैनल पे अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए आप चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिएगा, पहला प्रश्न है, मैक्सवेल इन हिज फेमस इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडेक्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ, यानी मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व के अपने प्रसिद्ध समीकरण में किसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। देखिए, तो चैप्टर नंबर हमारा 8 है, इसके अंदर क्या है, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व के लिए क्या है, एक समीकरण प्रतिपादित की, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल समीकरण। और ये मैक्सवेल ने समीकरण दी थी भाई विस्थापन धारा के बारे में। उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि जो विस्थापन धारा होती है, विस्थापन धारा को हम डिनोट करते हैं आईडी से, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt। ये भाई डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या है, फॉर्मूला होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो होता क्या है, डेफिनेशन क्या है बेसिकली उसकी, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि एक संधारित्र है। तो संधारित्र को आप अच्छे से जानते हो, इसके अंदर दो प्लेटें होती है। इस संधारित्र को एक ऐसी स्रोत से भी कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इस प्लेट में मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लेट पर उतना ही क्या रहेगा भाई, नेगेटिव चार्ज रहेगा। इन्होंने कहा कि जब संधारित्र की प्लेटों को हम चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या है, बदलती है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बदलती है तो यहाँ पर क्या है भाई, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। विद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या है, उत्पन्न होता है। अब ये विद्युत फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, एक धारा बहना स्टार्ट होती है। उस धारा का नाम होता है भाई विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अगला प्रश्न है, चालन धारा विस्थापन धारा के समान होती है। वही चालन धारा होती है आई सी, और विस्थापन धारा होती है आई डी। ठीक है, कंडक्टर करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, चालन धारा कब बहती है, जब सिंपल हमारा संधारित्र होता है, हम आवेश नहीं देते, तो उस वाले केस में जो धारा बहती है उसको कहते हैं भाई चालन धारा। राइट, चालन धारा विस्थापन धारा के समान होती है जब स्रोत होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, चालन धारा हमेशा विस्थापन धारा के समान होगी कब, जब जो आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ है एसी, या फिर जो आपका लगा हुआ है डीसी। ठीक है, तो एसी होगा या फिर आपका क्या होगा, डीसी होगा। तो ये एसी या डीसी से आपका संधारित्र कनेक्ट होगा, तो उस वाले केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा एसी है, आईसी सॉरी, आईसी जो है वो आईडी के बराबर होता है, यानी कि जो कंडक्टर करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका भाई सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकर्ण का आपको भाई नाम बताना है। दूर संचार का मतलब समझते हो प्यारे बच्चों, दूर संचार का मतलब होता है जैसे कि हमारा फोन है। अब आप फोन होगा आपके पास या फिर आपके पास लैपटॉप होगा। ठीक है, तो फोन आपका किससे कनेक्ट है भाई, नेट से चल रहा है। ठीक है, तो आपका फोन नेट से चल रहा है, तो ये जो नेट से आप फोन के अंदर जितनी चीजें देख रहे हो, या फिर किसी एक व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आती है भाई दूर संचार के अंदर। मैं सिंपल कहना चाहूँ तो जितनी भी नेटवर्क वाली चीजें वो सारी दूर संचार के अंतर्गत आती है। तो दूर संचार के लिए उपयुक्त विकर्ण क्या है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि हमारे जो फोन होते हैं इनमें दूर संचार के लिए कौन सी विकर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो तरंग। किसका भाई,
माइक्रो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये तरंग ऐसी है ये काफी दूर तक जा सकती है बिना माध्यम के, इसीलिए हम माइक्रो तरंग का यूज करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या है 4। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होती है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल का जो फॉर्मूला होता है C बराबर 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के भाई इक्वल होता है। जब आप यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान पुट करते हो तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको भाई यहाँ से आंसर मिल जाएगा। राइट, चलेगा, तो यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है भाई 5। देखिएगा, ये रहा प्रश्न नंबर 5। देखिएगा, माइक्रो तरंग की आवर्ती होती है। देखिए मैं आपसे साफ साफ बोल देता हूँ, चैप्टर नंबर 8 के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है। वो क्वेश्चन या तो तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड आएगा, या फिर आपसे पूछेगा आवर्ती, या तो वेवलेंथ का या फिर फ्रीक्वेंसी का। दोनों में से एक क्वेश्चन 110% प्यारे बच्चों बनेगा। अब मैं आप सभी को आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का भाई क्रम पढ़ाने वाला हूँ। यदि आपने आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का क्रम अच्छे से पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, इजिली आप हर एक सवाल को कर पाओगे। देखो ध्यान समझना, ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पर जिगा का हम कर लेते हैं सेटलमेंट। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा आप ध्यान से अच्छे से। मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले आवर्ती का बढ़ता हुआ क्रम। राइट, किसका लिख रहा हूँ भाई? आवर्ती का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले आती है भाई आपकी रेडियो तरंग। कौन सी तरंग आती है? रेडियो तरंग आती है, तरंग पहले नंबर पे। उसके बाद तरंग दैर्ध्य होती है किसकी? सूक्ष्म तरंग की, जिसे आप माइक्रो तरंग के नाम से भाई जानते हो। थर्ड नंबर पे आपकी आती है अवरक्त तरंग। फोर्थ नंबर पे आपकी आती है दृश्य तरंग, जो प्रकाश से हमारा वही दृश्य तरंग से लिया गया, ठीक है। पांचवें नंबर पर आती है हमारी पराबैंगनी। छठे नंबर पर आ जाएगी हमारी एक्स किरण, और देन सेवेंथ नंबर पे हमारी आ जाएगी गामा किरण। ये जो क्रम लिखा है मैंने आपके सामने, ये प्यारे साथियों आवर्ती का बढ़ता हुआ क्रम है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो आवर्ती होती है वो गामा किरण की होती है। सुन लीजिएगा ध्यान से, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा तरंग सॉरी आवर्ती गामा किरण की होती है। मैं आपसे पूछ लूं सबसे कम आवर्ती किस तरंग की होती है, तो आप कहोगे गुरुदेव रेडियो तरंग की होती है, रेडियो तरंग की। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जो आवर्ती होती है उसका फॉर्मूला होता है C/λ। तो आवर्ती जो है हमारी न्यू, वो लैम्बडा के क्या है भाई? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जो ऑर्डर आवर्ती के लिए है वो ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा किसके लिए? वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य के लिए। अब जो ये क्रम मैंने लिखा है ये आवर्ती का भाई बढ़ता हुआ क्रम है। तो मैं तरंग दैर्ध्य का लिखूंगा तो ये तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा भाई बढ़ता हुआ क्रम, नीचे से स्टार्ट होगा। देखो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जाने वाला है। ये है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है भाई एग्जाम में, अच्छे से समझ लीजिएगा। राइट, देखिएगा ध्यान से। मैं आपसे पूछूं कि प्यारे साथियों आप मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होगी वो होगी रेडियो तरंग की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? गामा की। सबसे अधिक आवर्ती किसकी होगी? गामा की। और सबसे कम आवर्ती किसकी होगी? रेडियो की। उल्टा हो गया, क्या हो गया? उल्टा हो गया। अब देखिएगा आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ से भाई बन जाएगा। देखिएगा
पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि माइक्रो तरंग की आवर्ती होती है, तो माइक्रो देखिए कहां पर है आपकी, एक सेकंड। माइक्रो देखिए, माइक्रो, तो माइक्रो को हम सूक्ष्म कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये माइक्रो कहते हैं सूक्ष्म को, दूसरा नाम है इसका माइक्रो, अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, माइक्रो तरंग की आवर्ती, देखिए माइक्रो तरंग की जो आवर्ती है वो रेडियो तरंग से क्या है भाई, ज्यादा होती है। भाई रेडियो की कम, फिर उसके बाद किसकी ज्यादा, सूक्ष्म की, सूक्ष्म से ज्यादा किसकी, आवृत्ति की, आवृत्ति से ज्यादा किसकी, दृश्य की। तो रेडियो तरंग की आवर्ती से कम होती, गलत बात है, कम नहीं होती भाई, ज्यादा होती है। रेडियो तरंग की आवर्ती से अधिक होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। रेडियो तरंग से भाई आवर्ती क्या होगी, सूक्ष्म की ज्यादा होगी, माइक्रो की। ऑप्शन नंबर आपका भाई बी चला जाएगा, राइट। चलेगा, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है आपके सामने 16। देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक आवर्ती होती है, सबसे अधिक आवर्ती किसकी है, सबसे अधिक आवर्ती है गामा किरण की, गामा किरण की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गामा किरण। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त होती है। देखिए, जब कोहरा होता है, जैसे अब सर्दियों का मौसम चल गया है, तब क्या है, कोहरा पड़ेगा, ठीक है। तो कोहरा पड़ेगा तो हमें क्या है, फोटोग्राफी करनी है, फोटोग्राफी मतलब फोटो लेने हैं। तो फोटो लेने के लिए, फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर कौन सी तरंग का यूज किया जाता है, कौन सी प्रकाश किरण का यहाँ पर यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हम यूज करते हैं अवरक्त भाग की तरंग का, कौन सी तरंग का, आवर्त तरंग का हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो तरंग है ये बीच में आती है, आवर्ती भी ठीक ठाक है और तरंग दैर्घ्य भी क्या है इसकी भाई, कम है। तो अच्छे से क्या है, क्लियरिटी से फोटो आ जाता है, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। चलो मैं इनको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जो चीजें काम की नहीं है उनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि, और अब ये काम का है भाई, अभी तो क्वेश्चन बनेंगे और, है ना। चलिए, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तरह की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसकी है, तो ये तरंग दैर्घ्य का भाई बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य आपसे पूछी जा रही है, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसकी हो जाएगी भाई, गामा किरण की हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त तो है। देखिए, जो जल होता है उसमें क्या है, कीटाणु है, और कीटाणु क्या करना है हमें भाई, मुक्त करना है, उनको क्या है, खत्म करना है। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्यार बच्चों, पराबैंगनीकरण का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा आवर्ती और तरंग दैर्घ्य से, इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ प्यार बच्चों, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यानी कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंदर, वो कैसे होती है, ये आपको बताना है। तो वो क्या है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच समान रूप से क्या होती है, विभाजित होती है। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है, उतनी किसकी होती है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, तो इस चैप्टर, ये काफी छोटा चैप्टर था, इसलिए यहाँ से जो आपके एमसीक्यू थे वो भी कुछ कम ही बने हैं, 10 क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, ठोसों की क्रिस्टलीय संरचना की जांच करने के लिए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो ठोस होते हैं, तो ठोस पदार्थ जो क्रिस्टलीय संरचना है, इसे जांच करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सरे किरण का, कौन सी किरण का, एक्स किरण का हम भाई यूज करते हैं, क्योंकि ये किरण क्या है, अंदर तक चली जाती है ठोस के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग खालिस्तान होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर अनुप्रस्थ तरंगे होती कैसे हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे हम उन तरंगों को कहते हैं यदि माध्यम के जो कण है वो तरंग संचरण के लंबवत गति करे, जैसे कि ये मान लो तरंग संचरण दिशा है, ये माध्यम कण है, क्या है, लंबवत गति कर रहे हैं। यदि लंबवत गति करते हैं तो इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ पर कुछ ये तरंग हमारी इस प्रकार चलती है, ऊपर वाले को हम कहते हैं श्रृंग और नीचे वाले को हम कहते हैं गर्त। तो ये श्रृंग और गर्त के अंदर ये चलती है।
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत द्वारा विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है? तो ये कौन सा है? परावैंगनीकरण ओजोन परत द्वारा क्या है? अवशोषित होती। बिल्कुल इजी सा सवाल है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे खालिस्तान कणों द्वारा उत्पन्न होती है जो त्वरण की स्थिति में होते हैं। तो ये होते हैं विद्युत आवेशित। कौन से होते हैं? विद्युत आवेशित होते हैं। आगे जो आपके भाई क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इनको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है। यदि आपने प्यारे बच्चों अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भाई गैस पेपर वगैरह आपको लेना है तो आप ऐप पर जाकर भाई परचेज वहां से कर सकते हो। वहां पर आपका भाई फिजिक्स का जो गैस पेपर है संजीवनी, वो लॉन्च कर दिया गया है। देख सकते हो ये भाई आपका क्या है, इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम है जो हमने अच्छे से भाई कर दिया है। तो ये था भाई आपका चैप्टर नंबर 8। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे चैप्टर नंबर 9 को सोल्व। तो सभी बच्चे कमेंट करके आप जरूर बताना आपको ये क्लास कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।